नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीव विज्ञान से रिलेटेड 100 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप तक पहुंचाएंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपकी IBSAU की परीक्षा होने वाली है उसके लिए। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम वन लाइनर्स के फॉर्म में, आप याद रखिएगा, वन लाइनर्स के फॉर्म में जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो आपकी IBSAU परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं, और डार्विन ने किस जहाज से विश्व भ्रमण किया था? तो बीगल नामक जहाज से जो है डार्विन ने विश्व भ्रमण किया था। तो आप याद देखिएगा, बीगल नामक जहाज। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? तो इसका नाम है पोपी वृक्ष। आप याद देखिएगा, पौधा की बात यहाँ पर हो रही है। तो सबसे ऊंचा जो पौधा विश्व का वो है पोपी। इसको हम कहते हैं पेपावर सोमेनिफेरस। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो ब्लड में ग्लूकोज की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ नामक बीमारी होती है, तथा इस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है? तो हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है? तो हृदय के दाएं भाग में जो है अशुद्ध रक्त होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दाएं भाग में। अगला है, दूध से क्रीम अलग कर देने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर दूध से क्रीम अलग कर दी जाती है तो दूध का जो घनत्व है वह बढ़ जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा बढ़ जाएगा। अगला है, अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन और हीलियम का। अगला है, जीवन की सबसे छोटी वह कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई है कोशिका यानी कि सेल। तो आप इसे याद रखिएगा, जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई को हम सेल यानी कि कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। आप याद रखिएगा, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज के लिए। आप याद देखिएगा, रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड ग्रुप की इन्होंने खोज की थी। आप याद देखिएगा, ब्लड ग्रुप की यहाँ की बात हो रही है। तो रक्त के जो ब्लड ग्रुप हैं उनकी खोज इन्हीं के द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, जिसके कारण से इनको जो है यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। आप ध्यान दीजिएगा, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला है, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। उसके बाद सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी, फल के वैज्ञानिक अध्ययन को पोमोलॉजी, पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर, सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। इसके बाद मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फैमिलियरीज। उसके बाद आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिकस। उसके बाद धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ऑर्जिया सैटिवा। तो ये वैज्ञानिक नाम भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद मानव का वैज्ञानिक नाम क्या आता है? होमो सैपियंस, आपको पता ही होगा। उसके बाद कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरीज होता है। आम का मैंने बताया था मैंगीफेरा इंडिकस होता है। धान का होता है ओरिजा सैटिवा। उसके बाद गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बॉस इंडिकस होता है गाय का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मुस्का डोमेस्टिका होता है मक्खी का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद मेढक का होता है राना टग्रिना। उसके बाद बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फेलिस डोमेस्टिका होता है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। तो ये सभी वैज्ञानिक नाम भी आपके दिमाग में होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पीसम सैटिवम। उसके बाद चना का वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एवेस्टिवम। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। आप याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अगला है, दूध संतुलित आहार नहीं है क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो है आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो आप याद देखिएगा, विटामिन सी और आयरन दूध में नहीं मिलता है।
उसके बाद ग्रीन हाउस का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस का अर्थ क्या होता है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें के कारण जो है तापमान में वृद्धि हो जाती है तथा ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हो गई, मीथेन हो गई, और मीथेन हो गई CH4 कहते हैं इसको, मीथेन को, जलवाष्प हो गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट और ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स जो होता है वायरस यानी कि विषाणु से होता है, प्यार देखिएगा, वायरस यानी कि विषाणु से होता है एड्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है, आपको बताना है वह कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस ले सकते हैं, तो वह जीव को हम कहते हैं हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है जीव, यह रक्त इसमें नहीं होता किंतु यह सांस लेता है। अगला है रेबीज का टीका व दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था, तो दूध के पाश्चराइजेशन की खोज और रेबीज के टीके की खोज दोनों की गई थी लुई पाश्चर के द्वारा। आप याद देखिएगा, लुई पाश्चर के द्वारा जो है रेबीज के टीके की खोज और दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की गई थी, इससे आपको ध्यान रखना है। अगला है मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कच्छों की कुल संख्या होती है 4। आप याद देखिएगा, मानव हृदय में कुल 4 कच्छ होते हैं। अगला है सर्वाग्राही ब्लड मतलब कौन सा है, मतलब सर्वाग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो आप याद देखिएगा AB, यानी कि जो AB ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं उनको हम सर्वाग्राही कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। AB ब्लड ग्रुप के लोग को हम सर्वाग्राही कहते हैं, और जो O ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं इनको हम सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आप याद देखिएगा, सर्वदाता हम किसको कहते हैं, तो O ब्लड ग्रुप के लोगों को हम सर्वदाता कहते हैं, और सर्वग्राही हम किसे कहते हैं, तो AB ब्लड ग्रुप के लोगों को हम सर्वग्राही कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। तथा ब्लड ग्रुप की जो खोज है कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी, जिसके कारण कार्ल लैंड स्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है इंसुलिन का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इंसुलिन का आविष्कार किया गया था FG बेंटिक के द्वारा। तथा ये जो इंसुलिन है इसका इंजेक्शन मधुमेह पीड़ित लोगों को दिया जाता है। आप याद देखिएगा, इंसुलिन का जो इस्तेमाल है यह मधुमेह पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है, तो इसे आप याद देखिएगा, मधुमेह को इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज। अगला है अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है, तो इसको अरक्तता को हम कहते हैं अनेमिया भी कहते हैं, अनेमिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अनेमिया जो बीमारी होती है जिसको अरक्तता हम कहते हैं, यह हीमोग्लोबिन की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो उसके कारण जो है अरक्तता रोग यानी कि एनीमिया हो जाता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो नवजात शिशु एक बच्चा जो होता है उसमें कुल 300 हड्डियाँ होती हैं, और एक वयस्क में कुल कितनी होती हैं, तो एक वयस्क में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, तो पृथ्वी पर अब तक का सबसे विशालतम जीवित पक्षी आपको मिलेगा शुतुरमुर्ग, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला है मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का pH मान आपको बताना है, तो ह्यूमन रक्त का pH मान होता है 7.4, तो इसे आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के रक्त का जो pH मान होता है वह होता है 7.4। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, इनका जो निर्माण है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। आप याद देखिएगा, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में जो है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स का यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है वृद्धि का हार्मोन कहाँ बनता है, आपको बताना है। वृद्धि का जो हार्मोन होता है वह कहाँ पे बनता है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है, आप याद देखिएगा, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके द्वारा जो है वृद्धि का हार्मोन बनाया जाता है, तो आप इसे याद देखिएगा। अगला है गंजापन का कारण कौन सा कवक होता है यानी कि फंगस होता है, तो किस कवक के कारण जो है गंजापन होता है, तो टेनिया कैपेटिस नामक कवक के कारण जो है गंजापन की बीमारी होती है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा टेनिया कैपेटिस। अगला है लार किसके पाचन में मदद करता है, तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है, तो आपको याद रखना है लार जो होता है यह स्टार्च के पाचन में मदद करता है। पहला परखनली शिशु जो 27 जुलाई 1918 को जन्मा था उसका नाम क्या था, तो जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको हम कहते हैं परखनली को कहते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी, तो पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था यह 27 जुलाई 1978 को जन्मा था, इसका नाम क्या था, लुइस ब्राउन, तो इसे आप याद रखिएगा, लुइस ब्राउन इसका नाम था। अगला है और श्वेत फुफ्फुस रोग कहाँ कहाँ पे पाया जाता है,
तो जो श्वेत फुफ्फुस नामक बीमारी होती है यह सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों में देखने को मिलती है। आप यहाँ देखिएगा, सीमेंट उद्योग में जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें जो है श्वेत फुफ्फुस नामक बीमारी देखने को मिलती है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। सपनों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ओनेरोलॉजी के अंतर्गत जो है सपनों का अध्ययन किया जाता है, ओनेरोलॉजी। अगला है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की जो असामान्य वृद्धि है यह आयोडीन की कमी के कारण होती है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, आयोडीन। अगला है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग नामक बीमारी होती है? तो ब्लैक लंग नामक जो बीमारी होती है कोयले की खदान में काम करने वाले लोगों को होती है, तो आप इसे याद रखिएगा, कोयले की खदान में। पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है, यानी कि जो बाइल होता है, जो पित्त होता है यह पित्ताशय में जमा होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है यह यूरोक्रोम के कारण होता है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। अगला है, गुणसूत्र में क्या होता है? तो गुणसूत्र में मिलेगा आपको डीएनए और लिपिड, तो आप इसे याद रखिएगा, डीएनए और लिपिड जो है गुणसूत्र में मिलता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, तो इसे याद रखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है और बाकी के जो 50 प्रश्न होंगे उसको हम अगले वीडियो में कवर कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।